साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और आज हम लोग समान भौतिकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फ्रिक्शन तक देखा, फ्रिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आवर कंप्लीट किया। अब चलते हैं उससे आगे मैकेनिक्स का एक और नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय, एक चैप्टर के रूप में नाम लिखा हुआ है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था। तो क्या होता है इलास्टिसिटी, किस रूप में इसको समझते हैं, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, कितनी जगह पर हम इसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, इसी पर एक नजर डालेंगे जिससे एग्जाम में काफी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो सबको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे जो पॉइंट बताया जाता है उसको उसी फ्रेम में आप तैयारी करें। हमने कहा था भौतिकी जब शुरू कर रहे थे तो पहला क्लास में कि फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान की शाखा है जिसमें प्रकृति के घटनाओं को गणितीय विधि से अध्ययन किया जाता है। मतलब मैथमेटिकल प्रोसेस से जब हम किसी नेचुरल इवेंट्स को स्टडी करते हैं तो डेट इज कॉल्ड भौतिकी। और इसी के तौर पर प्रकृति में एक महत्वपूर्ण गुण जो है वो इलास्टिसिटी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। कॉमनली हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं कि ये इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसमें कम है। लोहा इलास्टिसिटी को शो करता है, रबर में इलास्टिसिटी होता है। तो बहुत सारी बातें हम लोग कहते रहते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक विज्ञान के नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इलास्टिसिटी होता क्या। तो सबसे पहले तो कि इलास्टिसिटी समझने के लिए कुछ भौतिक राशियों को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए पहले कुछ महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं जो इलास्टिसिटी से संबंधित है और इलास्टिसिटी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहला जो हम लोग एक क्वांटिटी देखेंगे उस क्वांटिटी का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो ये ध्यान रखना है, नाम क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो फोर्स पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उस फोर्स के साथ यहां वर्ड लगा हुआ है डिफॉर्मिंग। और दूसरा एक क्वांटिटी है जिसका नाम है डिफॉर्मेशन। ये ध्यान रखना है। तो दो वर्ड हमने लिखा यहां पर और यही दोनों वर्ड मिलकर के आपको इलास्टिसिटी को समझने में काफी हेल्प करेगा। ये दोनों चीजों को समझना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है और डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो जब इसको हम हिंदी के रूप में लिखें तो डिफॉर्मिंग फोर्स को विरूपक बल कहा जाता है। विरूपक बल, ये ध्यान रखना। और डिफॉर्मेशन को हिंदी में विरूपण कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसको समझें और इसको समझने के बाद इलास्टिसिटी पर नजर डालें। तो फोर्स पढ़ते आ रहे हैं, बहुत तरह के फोर्स का स्टडी किया है हमने, लेकिन यहां पर एक अलग फोर्स आया है, नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल। तो विरूपक बल क्या होता है और विरूपण क्या होता है ये दोनों को समझना। समझे ऐसे कि एक गेंद है ये रबर का, तो गेंद का अपना ये स्वरूप है। नॉर्मली गेंद को देखेंगे तो गोलाकार शेप में गेंद दिखाई पड़ता है। वो प्लास्टिक का हो, रबर का हो, लेदर का हो, लोहे का हो, किसी भी चीज का जो गेंद होता है वो गोल शेप में होता है। तो उसकी अपनी एक आकृति होती है और कोई भी आकृति जो अपने आप में है वो बहुत खूबसूरत होता है। नेचर जिसको जिस रूप में बनाया है वो यूनिक है, अनोखा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अभी तक 7 बिलियन पॉपुलेशन पार कर चुका पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या, और उस 7 बिलियन पॉपुलेशन में 2 व्यक्ति ऐसा कोई नहीं मिलता है वर्ल्ड में जिसके सभी स्वरूप एक जैसे हो। मतलब सभी का कलर एक जैसा हो, बनावट एक जैसा हो, आंखें एक जैसी हो, बाल एक जैसा हो, बॉडी बिल्कुल एक दिखे 2 व्यक्ति का अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए हमने कहा कि नेचर में हर चीज अपने आप में अनोखा है, इनक्रेडिबल है और उसमें अपनी एक सुंदरता। ये अलग बात है कि मानव सुंदरता का पैमाना अलग रूप में देखता, नजरिया सुंदरता को तय करता है। किसी को गोरा कलर अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है, लेकिन सोसाइटी में
ये जो नजरिया है ये देखने का नजरिया होता है, लेकिन प्रकृति या ईश्वर ने जो बनाया है सब अपने आप में खूबसूरत है। तो जो नेचुरली है उसका अपना एक रूप है, एक उसका आकार है। तो गेंद का भी अपना एक आकार है। यह अलग बात है कि मानव अपने रूप से संतुष्ट नहीं होता है, वो दूसरे रूप को बदलना चाहता है, अपने रूप को दूसरे की तरह बदलना चाहता है। लड़का है तो लड़की बनना चाहता है, लड़की है तो वो लड़का बनना चाहती है। तो इस तरह से कोई गोरा है तो उसको कलर ज्यादा गोरा है तो उसमें भी परेशानी है, कोई काला है तो उसको और परेशानी है कि हम काले हैं दूसरे लोग गोरे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये एक रूप को दूसरे रूप में बदलने का एक प्रकृति के साथ मानव का शुरू से ही व्यवहार रहा। और उसी के तौर पर यहां पर हम लोग को समझना कि गेंद अगर है तो गेंद एक अपने नेचुरल फॉर्म में है और इसका एक अपना रूप है। रूप को सिंपली कह सकते हैं आकार। तो अपना एक रूप है प्रकृति रूप में, लेकिन इस पर एक बल लगाएं, ऐसे इसको बल लगाएं। बल को ऐसे समझें कि गेंद लें और ऊपर से उंगली से ऐसे प्रेस करें, इसको दबाएं। तो प्रेस करके दबाएंगे तो यही गेंद जो है इसका उंगली के प्रेशर से ये गेंद जितना आप दबाव लगा पाएंगे, जितना आप में ताकत होगा उसके हिसाब से गेंद ऐसे हो जाए। तो यहां क्या क्या आपने बल लगाया तो इसका रूप जो था ये विरूप हो गया, बेरंग हो गया। जो अपने रूप से था वो चेंज कर गया रूप। तो रूप को आपने क्या कर दिया, विरूप कर दिया। ये क्या कर दिया, विरूप कर दिया। जो इसका अपना रूप था उसको बदल दिया। तो यहां पर जो ये क्रिया है यहां से यहां तक आने की ये वाला प्रोसेस, इसी को फिजिक्स में एक प्रक्रिया जाना जाता है जिसको विरूपण कहते हैं, डिफॉर्मेशन। और ये विरूपण जिसके कारण लगा, ये बल के कारण, इसी बल को हम क्या कहेंगे, विरूपक बल कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक हो गया बल जिसने इसको बदला स्वरूप को, और जो पिंड में बदलाव हुआ, जो स्वरूप बदला, वो एक अलग घटना घट गई जिसको हम विरूपण कह रहे हैं। तो एक काला व्यक्ति पार्लर में जाकर के गोरा करवा ले, अपना स्किन को कलर चेंज करवा ले, तो जो किया गया वो विरूपण है। और जो किया जिसके कारण से उसका रंग बदल गया, दैट इज कॉल्ड विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे यहां पर दिखाई पड़ता। तो ये दो चीज समझना कि विरूपण होता है विरूपक बल के कारण, और विरूपक बल लगाने से किसी पिंड का आकार बदलता है, तो इस घटना को विरूपण कहते। लेकिन यहां पर एक चीज समझना क्या है कि पिंड है, ये ऑब्जेक्ट है गेंद, इसको आपने बल लगाया, ऐसे हो गया। अब यहां पर अगर एक विरूपक बल लगाएं, क्या करें, एक विरूपक बल लगाएं। ध्यान रखना है क्या हम लिख रहे हैं, विरूपक बल। तो विरूपक बल लगाएं और पिंड का स्वरूप परिवर्तित ना हो, तो पिंड को रिजिड बॉडी या हिंदी में दृढ़ पिंड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। अभी हमने कहा ये बल लगाने से इसका शेप चेंज करेगी, तो बल लगाना वो विरूपक बल, और जो चेंज हुआ वो घटना विरूपण कहलाए। इस गेंद में विरूपण आ गया, किसके कारण, विरूपक बल के कारण। लेकिन यहां फिजिक्स कहता है कि अगर कोई विरूपक बल लगाया जाए किसी पिंड पर और पिंड का स्वरूप परिवर्तित ना हो, मतलब अगर ये गेंद लेते और गेंद पर बल लगाते और जैसा ये गोल है ऐसा ही रहता, इसमें कोई शेप में चेंज नहीं होता, तो मान लेते कि ये पिंड जो है, जो गेंद है, वो एक रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। तो ध्यान रखना है, कभी पूछ दे एग्जाम में कि विरूपक बल लगाने के बावजूद पिंड का आकार अगर बदलता नहीं है तो ऐसे पिंडों को कहा जाएगा कौन पिंड, तो रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड। दृढ़ मतलब होता है रिजिड, जिद्दी किस्म का, एकदम अड़ा हुआ है, तोड़ा हुआ है, बदलेगा ही नहीं वो। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं रिजिड नेचर के,
कि एक बार रिजिड हो गए तो हो गए, कितना भी समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से पिंड भी रिजिड होता है कि बल लगाने से अगर उसका शेप में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, विरूपक बल हम लगाए जा रहे हैं लेकिन उसका चेंज नहीं हो पा रहा, तो ऐसे पिंड को हम मान लेंगे क्या है, वो रिजिड बॉडी। लेकिन रिजिड बॉडी ये कहता है कि ऐसा होता है, लेकिन यहां पर फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं पिंडों को तो पता चलता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर नेचर में स्टडी किया जाए अलग अलग ऑब्जेक्ट को नेचर में, तो नेचर में कोई भी पिंड, जो भी पिंड होता है, कोई भी पिंड रिजिड नहीं होता है। कोई भी पिंड पूर्णतः रिजिड नहीं होता है, पूर्णतः रिजिड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं और इसी को समझना। तो पहले तो समझना है कि विरूपक बल लगाएं और पिंड का स्वरूप परिवर्तित ना हो तो मान लेंगे रिजिड बॉडी। लेकिन दूसरा बॉडी कहता है कि ऐसा रिजिड बॉडी नेचर में होता ही नहीं है, कोई भी ऐसा पिंड मिलेगा ही नहीं जिस पर बल लगाया जाए और उसका रूप में कोई बदलाव ना हो। तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित तौर पर अगर विरूपक बल लगाया जाएगा तो विरूपक बल लगाने से जैसा ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे विरूपक बल, तो इस बल के प्रभाव में निश्चित तौर पर पिंड का स्वरूप क्या होगा, कुछ न कुछ बदलेगा, कुछ न कुछ क्या होगा, बदलेगा। यही आपको समझना, यही बदलाव होगा, कुछ न कुछ चेंज करेगा, कोई ज्यादा चेंज करेगा, कोई कम चेंज करेगा। ये रबर था, प्रेस किए तो दब गया, लोहा होगा तो नॉर्मल उंगली से दबाएंगे तो लोहा नहीं दबेगा, लेकिन हथौड़ी से मारेंगे तो लोहा भी चपटा हो जाएगा। एल्युमिनियम लेंगे उसको मारेंगे तो और चपटा हो जाएगा। रबर है तो रबर को लोहा की जरूरत नहीं है, उंगली से ही प्रेस करके आप दबा सकते हैं। बैलून है हवा भरा हुआ, उसको दबाएंगे तो कम उंगली में भी बहुत हल्का फोर्स लगा करके आप दबा सकते हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बल की जरूरत पड़े। किसी में ज्यादा विरूपक बल चल लग रहा है, किसी में कम विरूपक बल लग रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि विरूपक बल लगने से निश्चित तौर पर स्वरूप में कुछ न कुछ चेंज तो होगा। कोई ऐसा रिजिड बॉडी होगा ही नहीं जिसमें चेंज ना हो। प्रकृति में ऐसा कोई बॉडी ही नहीं बना है जो विरूपक बल लगने के बावजूद पूर्णतः पहले की अवस्था में बनी रहे। अब इतना जब समझ लिए तो ध्यान रखना है कि विरूपक बल के प्रयोग और पिंड के आकार में बदलाव के आधार पर हम फिर पिंडों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 भाग में। मतलब 3 तरह के पिंड को देखा जाता है, 3 तरह के पिंड को, यह ध्यान रखना। तो 3 तरह का पिंड होता है किसके आधार पर? तो आधार जो हम बता रहे हैं वो ध्यान रखना है, विरूपक बल का प्रभाव पिंड पर। यह ध्यान रखना कि विरूपक बल का प्रभाव पिंड पर कैसा पड़ रहा है, इसके आधार पर हम जितने भी नेचर में ऑब्जेक्ट हैं उसको हम 3 आधार में, 3 वर्ग में, 3 डिवीजन में बांट देते हैं। तो यही आपको तीनों तरह के पिंडों को स्टडी करना, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो यहां पर जो इलास्टिसिटी में पढ़ना है, हम यहां पर ऑब्जेक्ट को या बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मेशन के आधार पर 3 अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। और यहीं के बाद फिर हम लोग मुख्य रूप से इलास्टिसिटी पर चले आएंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, कैसे काम करता है और इलास्टिसिटी का प्रभाव क्या है, क्योंकि सारा प्रभाव विरूपक बल और विरूपण के आधार पर है। तो अब यहां ध्यान दें कि जब हम बात करेंगे 3 तरह के पिंडों की, तो पहला जो पिंड होगा उसको हम लोग इलास्टिक पिंड कहते हैं। पहला होगा इलास्टिक, दूसरा होगा प्लास्टिक, तीसरा होगा ब्रीटल। ये ध्यान रखना। तो इलास्टिक मतलब तो हमने कहा प्रत्यास्थ पिंड है, ये प्रत्यास्थ है। प्लास्टिक का हिंदी में सुघट्य होता है और ब्रीटल का मतलब भंगुर होता है। तो यही 3 तरह के ऑब्जेक्ट विरूपक बल के प्रभाव के आधार पर पिंडों में देखा जाता है। तो 3 तरह के पिंड को हम लोग को स्टडी करना, कौन इलास्टिक है, कौन प्लास्टिक है, कौन ब्रीटल है। जब हम लोग
केमिस्ट्री में मैन मेड मटेरियल पढ़ रहे थे, तो रबर जब पढ़ाया था हमने, तो उसमें भी हमने इसको समझाया था। तो जो देखे होंगे उनको पता होगा कि इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है और ब्रिटल क्या होता है। प्लास्टिक भी हम बताए हैं, रबर भी बताए हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, जो क्लास को नहीं देखे हैं शुरू से, तो निश्चित तौर पर प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ज्योग्राफी के सभी विषय को सिस्टमेटिकली एक एक करके देखें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसे टॉपिक को ज्यादा देखें, क्योंकि इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, हर जगह पर इसका उपयोग है। और चूंकि एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, विज्ञान का मानव के कल्याण में यूज होने वाला ये विषय वस्तु है या विशेषता है, इसलिए ऐसे टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। अब यहां से चलें तो इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल को पहले हम लोग देख लें, कौन कौन इलास्टिक है, कौन प्लास्टिक है, कौन ब्रिटल है। तो पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टिक। तो इलास्टिक को पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं, और एक को स्टडी करेंगे, उसी से दूसरा और तीसरा का भी कैरेक्टर आपको पता चल जाए। तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, प्रयोग के द्वारा, जो दैनिक जीवन में हम करते रहते हैं। तो इलास्टिक को देखें कि अभी हमने कहा कि एक गेंद वैसे रबर का, ये गेंद किसका है, रबर का। तो रबर का गेंद है, गेंद पर हम करते आ रहे हैं प्रैक्टिकल, आपसे हमको अपने अभी हम देखा विरूपक बल को, विरूपण को। तो रबर का गेंद है और इस पर एक विरूपक बल लगाया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स F लगा दें। तो फोर्स लगाएंगे, अभी हमने कहा रबर का है, तो दबाएंगे तो क्या होगा, दबेगा। तो दबेगा, तो दब करके जो शेप बनेगा इसका, वो दबाव के हिसाब से, जितना ज्यादा दबाव होगा उसके हिसाब से शेप चेंज करेगा। तो ऐसे हो जाए, ऊपर से आप प्रेस कर रहे हैं ऐसे, तो जहां से उंगली दबेगा वो दब जाएगा और साइड से निकल जाएगा। क्योंकि मटेरियल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, लेकिन शेप चेंज होगा। तो यहां फोर्स लगाया जाए, कौन फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, विरूपण हो गया। तो हमने कहा डिफॉर्मेशन की बात, विरूपण। तो विरूपक बल लगाने से इस गेंद में क्या गया, विरूपण आ गया। अब इस बल को हटा लें, रिमूव कर दें। गेंद को ऐसे उंगली से दबाए रहेंगे, रबर का ऐसे दबा रहेगा, यहां पर फोर्स लग रहा है, तो यहां दबा हुआ, लेकिन फोर्स यहां से हटा लें, उंगली आप हटा दें। तो हटा देंगे तो क्या होगा, ये गेंद जो कि रबर का बना हुआ है, तो फिर से ये अपने पुराने रूप में वापस आ जाए। क्या हो गया, पुराने रूप में वापस आ गया। तो पहले गेंद था, यहां फोर्स लगाया तो ऐसे हो गया, और फोर्स हटाया तो फिर पहले जैसा था वैसा ही हो। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाती हैं लड़कियां, तो कुछ देर के लिए पाउडर, क्रीम सब लगा करके कलर ब्लैक से गोरा हो जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, नहाते हैं, फेस धोते हैं, फिर से पुराने रूप में आ जाते हैं। इसलिए पार्लर में जाने के बाद लड़कियां नहाना नहीं चाहती हैं 2-4 दिन, उनको लगता है कि ये रूप बना रहे और ऐसा ही रहे। लेकिन चूंकि वो क्या है, इलास्टिक नेचर का है, पार्लर में जो काम किया गया है इलास्टिक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जैसे ही उस पर से परत हटता है, पुराने स्वरूप में वापस आ जाता है चेहरा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रबर पर बल लगाएं और ऐसे हो जाए, और हटाएं तो फिर पुराने रूप में आ जाए। तो ये जो पिंड शो कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कहें। क्या कहेंगे, इलास्टिक कहें। मतलब ऐसा गुण क्या कहलाएगा फिजिक्स में, तो प्रत्यास्था गुण कहलाए, और ऐसे पिंड को प्रत्यास्थ पिंड या इलास्टिक बॉडी कहा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान रखना, जैसे रबर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा समझ में आता है आप लोग को, इस्पात है इसमें, और ऐसे हर पिंड में इलास्टिसिटी का गुण होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये ध्यान रखना है, रबर और इस्पात दोनों को, यही दोनों ज्यादा पूछता है आप। तो ये वो इलास्टिक। अब चलते हैं आगे और दूसरा देखते हैं, जिसका नाम है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हिंदी में हमने क्या कहा, सुघट्य है। तो हिंदी में सुघट्य पिंड कहते हैं, और प्लास्टिसिटी सुघट्यता कहलाती। जैसे इलास्टिसिटी प्रत्यास्था है, वैसे प्लास्टिसिटी सुघट्यता। मौसम आज फिर खराब है और कभी भी पावर कट हो सकता है। पटना में स्थिति बहुत खराब है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर जोन बना हुआ है,
ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तूफान आने की संभावना। और 2 बार क्लास हम कंटिन्यू कर चुके हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा, तो ध्यान रखना है। तो कभी लाइट कट जाए तो समझ लेना है कि वहीं पर क्लास एंड हो गया, और उतना ही को आज का क्लास मान लेना, तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्लास्टिक पिंड को देखते हैं। तो प्लास्टिक पिंड या सुघट पिंड क्या कहते हैं किसको, तो ध्यान दें कि यही जो गेंद था, अभी हमने कहा कि गेंद था किसका बना हुआ, रबर का। अब ये गेंद बना है गीली मिट्टी से। किससे बना है, गीली मिट्टी से। या गूंधा हुआ आटा ले लें, तो गीली मिट्टी जैसे गौरा गणेश बनाते हैं हम लोग, तो घर में होता है, बिहार में संस्कृति है, तीज में, जितिया में, ये सब में बनता रहता। तो ये गीली मिट्टी का वहां काम करते हैं, सब लोग करते हैं, तरह तरह के गणेश जी, शंकर जी, ये सब बनाते हैं। तो बनाते हुए तो देखते होंगे मिट्टी को हम इस रूप में रखते हैं, इतना गीला करते हैं कि वो फैले नहीं। जिस रूप में रखें, गणेश जी का सूढ़ बनाए तो सूढ़ उतना ही रहे, लटक कर नीचे न चला, या टूट न जाए, या फैल न जाए, तो उस रूप में उसको गूंधते हैं, आटा मिट्टी को गीला करते हैं। तो गीली मिट्टी पर ध्यान देंगे कि आप जितना फोर्स लगाएं, ऐसे आप फोर्स लगाएं इस पर, बल, जो बल कौन बल, विरूपक बल, तो फोर्स से ऐसे दबाएंगे गीली मिट्टी को, तो ये मिट्टी ऐसे हो जाएगा, यहां पर उंगली पड़ा ये धंस जाए। तो ऐसे फोर्स लगाए हुए हैं आप, फोर्स दबाए तो दबाते जाएंगे, नीचे चला जाएगा, जितना दबाएंगे प्रेस उतना घुसेगा उंगली से। लेकिन ये बल को हटा लें, यहां से उंगली उठा लें, तो उंगली उठा लेंगे, तो रबर का गेंद था तो उंगली उठाए तो फिर गोल हो गया, तो क्या ये गोल होगा, गोल नहीं होगा। जितना उंगली आप घुसा कर छोड़ देंगे उतना ही ये घुस करके गेंद ऐसे इसी शेप में रह जाए, क्योंकि क्या है, ये गीली मिट्टी। यहां ऐसा नहीं होता, यहां फोर्स लगाने से पिंड अपने शेप में वापस आ गया था। यहां पिंड पर फोर्स हटा लिए तो भी पिंड शेप में वापस नहीं आया, जिस शेप में आपने बनाया था उसी शेप में रह गया। जैसे मैं गणेश जी का सूढ़ बना देंगे तो सूढ़ वैसा ही रहेगा जैसे आप बनाए हैं। तो वैसा ही यहां ध्यान रखना कि जब फोर्स लगाते हैं तो शेप चेंज करता है, और फोर्स हटा लेने के बाद भी शेप वापस नहीं आता, उसी रूप में रह जाता। तो ये जो नेचर हो गया, ये नेचर किसका, तो प्लास्टिक बॉडी का, जिसको हम लोग हिंदी में सुघट पिंड कहते हैं। कौन पिंड, सुघट पिंड। और ये घटना जो गुण शो करता है, इसी को सुघट्यता कहा जाता है, या अंग्रेजी में प्लास्टिसिटी कहते हैं। एक था इलास्टिसिटी, ये है प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है, शेप वापस आ जाता है। प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि शेप वापस नहीं होता, जितना शेप दे देंगे उसी रूप में रहेगा। इसलिए हमने केमिस्ट्री में प्लास्टिक चैप्टर आपको बताया था कि प्लास्टिक का गुण ही होता है कि उसको हम जैसा चाहें शेप दे सकते हैं, और इसलिए इस तरह के पिंडों को प्लास्टिक पिंड और ऐसे गुण को फिजिक्स में प्लास्टिसिटी कहा जाता है। और एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, 2 एग्जाम्पल दिया हमने। पहला एग्जाम्पल दिया क्या, एक दिया गीली मिट्टी, तो इसको ध्यान रखना है, पूछ देगा इसमें कौन इलास्टिक है कौन प्लास्टिक है, तो ये सब याद रखना। एक हो गया गूंधा हुआ आटा, जब रोटी बनाने के लिए आटा गूंद देते हैं तो उसमें भी प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है। और यही आपको याद रखना है, 2, 3, 4 एग्जाम्पल पूछेगा तो इसी में से कोई पूछेगा, और कैसे पूछेगा वो आगे पढ़ेंगे। पहले तो समझ लें कि होता क्या है। अब आगे चलें, तो इलास्टिक प्लास्टिक ये 2 देखा आपने। तीसरा जो है ब्रिटल, क्या है ब्रिटल, इसको समझें, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और बिल्कुल आप भूल नहीं पाएंगे कभी भी। और भूलने का तरीका है कि जो करें वो दिल से करें। देखते होंगे कोई दिल लगा लेता है किसी से तो मर जाता है, लेकिन वो चीज भूल नहीं पाता। दिमाग लगाएंगे तो वो चीजें भूल जाएंगे। तो दिल से पढ़ें, कोई भी काम करें तो दिल से करें। देखें क्लास को तो दिल से देखें, क्वेश्चन नंबर बनाएं तो दिल से बनाएं, पढ़ने बैठे तो बिल्कुल दिल लगन से करें, तो निश्चित तौर पर वो आपके जीवन में साथ रहेगा। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें, तो इलास्टिक प्लास्टिक, और लास्ट हो गया तीसरा कौन, तो ब्रिटल। ये ब्रिटल वाला, तो तीसरा जो है वो ब्रिटल है। ब्रिटल को हिंदी में भंगूर कहते हैं। 2 पिंड लिया था हमने, एक रबर लिया था, अभी गीली मिट्टी लिया।
अब गीली मिट्टी की जगह एक दूसरा मिट्टी ले लें ऐसे, और ये मिट्टी हो सूखी हुई मिट्टी हो। कौन मिट्टी? सूखी हुई, ड्राई सॉइल। एक खेत जाएं, खेत में हल चला होता, उससे एक टुकड़ा उठा कर ले आए घर का, तो वही टुकड़ा है खेत से लाया हुआ। अब इस सूखी मिट्टी के टुकड़े पर एक फोर्स लगाए हम। अगर हाथ में ताकत है, अच्छा से भोजन किए हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, तो हाथ से ही काम हो जाएगा। और ताकत नहीं है, सुकवार हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं दिन रात, तो हो सकता है मिट्टी हाथ से ना टूटे। तो फिर एक छोटा सा डंडा लें, हथौड़ी लें, कुछ भी लें, और फोर्स करें, चोट करें इसको। तो जैसे ही इसको चोट करेंगे ऐसे, तो ये मिट्टी पर क्या होगा? ये मिट्टी ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? क्या बनेगा? तो ना तो ऐसे बनेगा ना ऐसे बनेगा, क्योंकि ड्राई है, पूरी तरह से सूखा हुआ, इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो ड्राई है, तो जैसे ही इस पर हथौड़ी मारेंगे तो जो मिट्टी का टुकड़ा है, ये टुकड़ा ऐसे कई खंडों में बंट जाएगा, छोटा बड़ा कई। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा इसके नेचर की वजह से, क्योंकि ड्राई थी, और ड्राई सॉइल होने की वजह से जब फोर्स लगाया गया, मिट्टी को हाथ में भी लेके और ऐसे दबा देंगे कस के, तो हो सकता है चूर चूर हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। हथौड़ी मारेंगे तो और चूर चूर हो जाए। तो ये क्या हो गया कि ये टुकड़ा, जो एक बड़ा टुकड़ा था, ये चूर चूर हो गया, चूर चूर होकर बिखर गया। ये ध्यान रखना। और जब ऐसा कोई पदार्थ गुण शो करे बल लगाने से, विरूपक बल के कारण, तो ऐसे विरूपण शो करने वाले पिंडों को ब्रीटल या भंगूर पदार्थ कहा जाता है। भंगूर है मतलब, कहते हैं कि क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर कहते हैं, जीवन क्षणभंगुर है, तुरंत भर में खत्म हो जाता है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। तो भंगुरता मतलब जो है वो एकदम छिन्न भिन्न हो गया, कुछ बचा ही नहीं पहले जैसा, तो डेट इज कॉल्ड भंगूर। और ये नेचर पृथ्वी पर पिंडों में होता है। जैसे हमने सूखी मिट्टी की बात किया तो ब्रिटल, सूखी मिट्टी की जगह गीली मिट्टी ले लें तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जगह रबर ले लें तो ये क्या है? इलास्टिक है। पिंड बदल रहा है तो गुण बदल रहा है। तो एग्जाम में याद रखना है, सूखी मिट्टी या सूखा आटा भी ले सकते हैं। तो सूखा आटा क्या है? ब्रिटल। आप उसमें टोट करेंगे बिखरेगा वो। या चीनी है, क्या है? ब्रिटल। या कांच का टुकड़ा है, ब्रिटल। उस पर हथौड़ी मारेंगे, कांच चूर चूर होकर बिखर जाएगा। नमक क्या है? ब्रिटल। मिश्री क्या है? ब्रिटल। तो ये सब ब्रिटल का उदाहरण है। और ब्रिटल का गुण क्या है कि गुरुपक बल लगाने से पिंड चूर चूर होकर अगर बिखर जाता है तो ऐसे पिंडों को ब्रिटल पिंड कहा जाता है या भंगूर पदार्थ कहते हैं। और ये गुण ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगूरता कहलाता है। गुण क्या है? भंगूरता है, भंगूरता। और ये पिंड जो है वो भंगूर पिंड। तो यही विरूपक बल और विरूपण के आधार पर फिजिक्स में पिंडों को 3 भाग में बांट दिया गया, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल। और हम लोग को यहां पढ़ना है इलास्टिक पिंडों को। तो कैसा पिंड को पढ़ना है ये अब आपको पता लगेगा। हमको सिर्फ उसको पढ़ना है जो रबर के जैसा शो करता। बल लगाने से शेप चेंज होता, बल लगाने से शेप वापस आ जाता है। ऐसे पिंड को स्टडी करना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अभी हमने कहा था कि नेचर में कोई भी पिंड में रिजिडिटी का गुण नहीं होता, पूरी तरह से रिजिड नहीं हो सकता। रिजिड नहीं होगा मतलब या तो इलास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा या ब्रिटल होगा, ये 3 ही में से कोई होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सभी पिंडों, कोई भी पिंड है नेचर में तो सभी पिंडों में ये तीनों गुण होता है, तीनों गुण होता है। ये ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट, तीनों गुण हो। अब यहां ध्यान रखने की जो गुण ज्यादा होगा, अगर इलास्टिक नेचर ज्यादा है तो उसको इलास्टिक पिंड मानेंगे, जिसमें प्लास्टिक नेचर ज्यादा है उसको प्लास्टिक पिंड मानेंगे, और जिसमें भंगुरता का गुण ज्यादा है उसको ब्रिटल पिंड मानेंगे। लेकिन है तीनों, कम और बेश सब है। अलग अलग कंडीशन में इलास्टिक प्लास्टिक बन सकता है, प्लास्टिक ब्रिटल बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये अलग अलग गुण तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसे गुण साथ साथ रहते हैं। लेकिन उसी में कोई ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो वो गुण हमें दिखने लगता है।
जैसे रबर है, इसमें इलास्टिक गुण दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको खींचे ज्यादा तो ज्यादा खींच देंगे तो फिर उसमें वापस लौटने का गुण समाप्त हो जाएगा, तो कहेंगे प्लास्टिक हो गया। और ज्यादा खींच दें रबर को, तो खींचते तो लम्हाड़ते हैं रबर को लेकर के ऐसे ऐसे, तो ज्यादा खींच देंगे तो क्या, जब लम्हाड़ ही जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, तो क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। और ज्यादा ताकत लगा के खींच दें, तो ज्यादा ताकत लगा देंगे तो वो टूटेगा, रबर टूट जाएगा, तो टूट गया तो क्या हो गया, ब्रिटल हो गया। रबर ही है, नॉर्मल कंडीशन में इलास्टिक है, कुछ और ताकत लगाएं तो प्लास्टिक हो जाता है, कुछ और ताकत लगा दें तो ब्रिटल हो जाता है। और इस प्रकार से हम तीनों गुणों को ऑब्जेक्ट में स्टडी करते हैं अलग अलग रूप में, और हम नॉर्मली ऐसा काम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, इसीलिए एग्जाम में ऐसे गुणों के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल मटेरियल के बारे में, कि क्या है इलास्टिक, क्या है प्लास्टिक और क्या है ब्रिटल। तो इतना चीज आप पहले समझ करके ध्यान रखना, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन इलास्टिक है, कौन प्लास्टिक है, कौन ब्रिटल। और एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उदाहरण एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो जो एग्जाम्पल हमने दिया है कम से कम उतना तो जरूर याद रखें। उसके अलावा और कुछ ऐसा मिल जाए आपको तो उसको भी ध्यान रखना। तो यहां पर अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इलास्टिसिटी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब सब कुछ समझ गए कि इलास्टिक किसको कहेंगे, प्लास्टिक किसको कहेंगे, ब्रिटल किसको कहेंगे। अब इलास्टिसिटी शुरू करने जा रहे हैं, और इलास्टिसिटी जब शुरू होता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की बात आती है जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मतलब हिंदी में प्रतिबल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एग्जाम के। तो स्ट्रेस नॉर्मल जीवन में बोलते रहते हैं, बहुत स्ट्रेस है जीवन। तो स्ट्रेस मतलब तनाव होता है नॉर्मली, और उसी से मिलता जुलता एक क्वांटिटी है। तो स्ट्रेस सिंपली समझना है कि इलास्टिसिटी में एक इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है ये स्ट्रेस। क्या है इसको समझो। जो हमने कहा कि हम कहते हैं दैनिक जीवन में बहुत स्ट्रेस है, मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा। तो स्ट्रेस क्या होता है, जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से जो तनाव आता है दिमाग में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तनाव मतलब खिंचाव। वही तनाव जब ज्यादा हो जाता है तो किन्हीं किन्हीं को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किन्हीं किन्हीं को हार्ट अटैक आ जाता है। तो तनाव से बिल्कुल दूर रहें, बार बार कहते हैं तनाव से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि तनाव से ज्यादा कुछ ज्यादा घातक नहीं होता। चिंता और चिता में बिंदु का अंतर होता है, और वही बिंदु बहुत मायने रखता है। तो चिंता और चिता दोनों को डिफाइन करेंगे तो बिल्कुल समान है दोनों। चिंता ज्यादा करेंगे तो आपको चिता की तरफ ले जाएगा। स्ट्रेस जो होता है, जो आजकल दिखाई पड़ता है और बहुत बड़े रूप में, खासकर कोविड-19 में तो तनाव ही तनाव है चारों तरफ। किसी को आर्थिक का, किसी को कैरियर का, किसी को बिजनेस का, किसी को नौकरी चले जाने का, किसी को 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करने का, तनाव ही तनाव। और इसलिए इस स्ट्रेस को समझना। लेकिन वो जो स्ट्रेस है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन वैसा नहीं, यहां फिजिकल क्वांटिटी है। अब समझे इसको ऐसे कि एक पिंड है ऐसे, एक पिंड है ऐसे, और इस पर एक फोर्स लगाया गया इधर से और इधर से। जैसे समझना क्या है कि एक रबर लें ऐसे हाथ में, और रबर को दोनों सिरों को पकड़ें और ऐसे खींचे। तो ऐसे खींचेंगे तो रबर है फैलेगा। वो तो फैलेगा कौन, रबर जो हम यूज करते हैं, पतला पतला जो नोट में लगाते हैं, लड़कियां हेयर में लगाती है, तो वो रबर खींच सकते हैं। कभी टायर देखे हैं, टायर, ट्रक का टायर ले लें, वो भी रबर का बना हुआ, और उसका एक लंबा सा काट लें ब्लेड से और उसको खींच कर देखें तो बहुत सारे लोगों का पसीना निकल जाएगा। वो रबर खींच कर आप फैला नहीं पाएंगे, इतना ताकतवर होता है वो रबर। रबर को छोड़े, बहुत लोग जिम जाते हैं आजकल, बहुत शौक है बॉडी को शेप में लाने का, लेकिन बॉडी को शेप में लाने से तनाव से दूर नहीं हो पाए। तनाव से दूर रहना है तो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन पर ध्यान जो हम कहते हैं बार बार, वही आपको तनाव से बाहर निकाल सकता है।
और एक स्वस्थ जीवन जीने में आपको मदद कर सकता है। तो जिम जो जाते हैं उनको पता हो, तो बाइसेप और ट्राइसेप मतलब ये कंधे का नीचे का मसल हम लोग का नहीं दिखता, लेकिन सलमान खान ऐसे करता है तो पीछे मसल दिखाई देता। तो कैसे मसल बाहर आया, तो स्प्रिंग लेकर कैसे खींचता है, फैलाता है। वो सुबह उठ करके 2-3 घंटे इसी में पसीना बहाता है, क्योंकि वही बॉडी उसकी कमाई है, वही बॉडी उसकी पूंजी है। कुछ दिन बाद जब बॉडी ढल जाएगा तो न फिल्में मिलेगी, न हीरोइन के साथ वो प्यार कर पाएगा, और न ही मार्केट में उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो वो बॉडी और मसल की कमाई से आज उस शोहरत के मुकाम पर पहुंचा हुआ। तो उस मसल को बनाने में वर्क किया है, बहुत सारे स्प्रिंग को ऐसे खींच खींच करके मसल्स को डेवलप कर ले। तो जो शुरुआत में जिम जाएंगे ऐसे खींचेंगे, तो 100 में से 90% लोगों से वो स्प्रिंग खिंचाता ही नहीं। वही हम समझा रहे हैं कि मान ले रबर है या स्प्रिंग है, कुछ भी है, आप ऐसे खींचें इसको, तो आप खींचेंगे तो ये क्या चाहेगा, आपके बल के कारण ये फैलना चाहेगा, ऐसे ये क्या होगा, लंबा होना चाहेगा। लेकिन इसका जो अंदर का मॉलिक्यूल है जिससे ये बना हुआ है, रबर है तो रबर का मॉलिक्यूल है, लोहा है तो लोहा का आइटम है, इस्पात है तो इस्पात का आइटम है, मॉलिक्यूल्स है, वो चाहेगा कि हम अपने वापस शेप में आए। आप चाह रहे हैं कि इसको खींचें और ये चाह रहा है कि हम वापस आ जाए। गेंद लें हाथ में रबर का है जो हमने बताया अभी, और मुट्ठी बंद करके देखें आप, 5 मिनट बंद करके रखें, आपको पता लग जाएगा कि आप जितना ताकत गेंद पर लगा रहे हैं उतना ही ताकत गेंद आपकी उंगली पर लगा रहा है। और ज्यादा देर आप मुट्ठी बंद करके नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर को आप दबा करके रखें वो चाह रहा है कि हम फैल करके वापस आ जाए। गेंद को दबा कर देखें, प्रैक्टिकली करें, मुट्ठी बांधे, 10 मिनट आप बांध करके रख लें ताकत से, तो समझिए कि आपके शरीर में बहुत स्टेमिना है। अच्छा, नॉर्मली आप गेंद को पकड़ करके पूरा ताकत से दबा करके 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये आप दबा करके उसको सिकुड़ना चाह रहे हैं, वो फैलना चाह रहा है। यहां फैलाना चाह रहे हैं तो ये चाह रहा है कि हम सिकुड़ करके पहले स्थान पर आ जाए। तो जो ये बल लगता है, आपने जो विरूपक बल लगाया, ये फोर्स से क्या किया, विरूपक बल लगाया, इसका रूप को चेंज करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाहते हैं खींच करके। लेकिन ये विरूपण के दौरान इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स लगता है, बल, जो चाहता है कि हम पुराने स्वरूप में वापस आ जाए। और यही बल को जब हम इस पिंड के एकांक क्षेत्रफल में, यूनिट एरिया में कैलकुलेट कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, तो वही एकांक क्षेत्रफल में अंदर लगने वाले बल का ही नाम क्या है, प्रतिबल। बल लगाया तो बल के अगेंस्ट में जो बल अंदर लगा वो क्या हो गया, प्रतिबल हो गया। क्रिया के बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। क्रिया बाहर लगता तो प्रतिक्रिया अंदर होता। तो उसी तरह से बल आप बाहर लगाए थे, अंदर में प्रतिबल अपने आप क्रिएट हो गया। तो सिंपल क्या समझना है कि इलास्टिक पिंडों पर विरूपक बल लगाने से पिंड के अंदर एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेस या प्रतिबल कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाए तो आपसे पूछ दे कि स्ट्रेस बराबर होगा क्या, तो यहां अगर प्रतिबल लिख रहे हैं, तो प्रतिबल अगर लिख रहे हैं तो आप जो फोर्स लगाए इसके कारण अंदर फोर्स आ गया, और इस पूरे पिंड का अगर एरिया ए दिया हुआ है तो आप प्रतिबल निकालेंगे, तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाए। फोर्स क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। मतलब क्या हो गया, तो यहां पर हो गया बल बटा क्षेत्रफल। क्यों लगेगा, जब आप विरूपक बल लगाएं तो बल बटा क्षेत्रफल को ही क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाएगा कि प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल कैसे लगता है, प्रतिबल का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब यहां 2 इंपॉर्टेंट चीज कि प्रतिबल का यूनिट क्या होगा और प्रतिबल का डायमेंशन क्या होगा। यही आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बीपीएससी, यूपीएससी ये सब में यही सब पूछे। इतना कॉन्सेप्चुअल चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मेडिकल या टेक्निकल जो रेलवे का एग्जाम देते हैं उनके लिए इतना सब कुछ जानना है। आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए इतना ही जानना है कि प्रतिबल का यूनिट क्या होता है, प्रतिबल का डायमेंशन क्या होता है, और बाकी जो हमने बता दिया है इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल का गुण, वो आपको याद रखना। उसी से आपका जीएस का काम हो जाए। लेकिन हम वहां तक ले जाएंगे आपको जहां से कोई भी सवाल पूछे तो आप बना सकें। ये नहीं सोचे कि हम ये नहीं पढ़े हैं, हमारे लेवल से बाहर है, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए।
आप जो ही पढ़े तो समझे कि ये तो हमारे लिए एकदम हलवा है, तो ऐसे ही बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो यहां ध्यान दें कि क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा। तो बल का हमने पढ़ाया क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट क्या हो गया किसका, प्रतिबल का, तो लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट याद रखना है कि प्रतिबल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट इस बार भी 65वें में पूछा गया था पीटी, 3 सवाल यूनिट से था। तो ध्यान रखना है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका, प्रतिबल का, चूंकि ऊपर बल है नीचे क्षेत्रफल। डायमेंशन क्या होगा, तो बल का डायमेंशन क्या होता है, तो बल का डायमेंशन होता है एम एल T-2। ये हम बताए हैं शुरू के क्लास में, डायमेंशन चैप्टर देखें जाकर के प्लेलिस्ट में, पूरा सब कुछ बताया हुआ। और मीटर का होता है एल, लंबाई है और 2 पावर में है तो 2 ऊपर दे दें। अब इसको सॉल्व करें, L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल T-2, ये बल का हो गया, और इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा L-2, नीचे में पावर प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा। अब लेंगे इसको तो एम L-1 T-2, यही होगा क्या, स्ट्रेस का क्या डायमेंशन, जहां एम द्रव्यमान है, ए लेंथ है, टी समय। यही प्रेशर का भी होता, क्योंकि हमने कहा था अभी तनाव, दबाव, प्रेशर, स्ट्रेस सब एक ही है। तो प्रेशर का बीमा पूछे तो यही होगा, प्रेशर का यूनिट पूछे तो यही होगा, स्ट्रेस का पूछे यही होगा, स्ट्रेस का बीमा पूछे यही होगा। और फिजिक्स में याद रखना कि जब एक ही बीमा, एक ही इकाई कई राशियों के लिए प्रयोग हो तो वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो बार बार पूछे। जैसे प्रेशर का भी यही है सेम, और स्ट्रेस का भी यही है सेम। तो पहला क्वांटिटी स्ट्रेस है, ये ध्यान रखना। तो आज इसको यहीं तक रहने दें, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और इलास्टिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले टॉपिक में, अगले क्लास में फिजिक्स का, और फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आवर देखें। तो थैंक यू, जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें, और तनाव से बिल्कुल दूर रहें, स्ट्रेस को आसपास न फटकने। हाँ, स्ट्रेस आप मुस्कुराते रहें, हंसने से और मुस्कुराने से अच्छी कोई दवा और कोई पद्धति या थेरेपी नहीं है जीवन में स्वस्थ रहने की। लगे रहो, मुन्ना भाई देखते होंगे तो उसमें जादू की झप्पी देने का सिस्टम बनाया था मुन्ना भाई ने, कि उससे हर चीज ठीक हो जाता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि किसी को भी रोड पर जाकर झप्पी लगा दिए तो झगड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो चीजों को समझें, और रात्रि में क्वेश्चन आवर होने वाला है 9:30 PM में करंट अफेयर का, मंडे टू सैटरडे का जो करंट अफेयर कराएगा उसमें 10 का क्वेश्चन 10 के दम के रूप में, और एक विशेष टॉपिक होगा आपके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उस क्लास में फिर ज्वाइन करें आप लोग। तब तक फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।